हाँ जी, क्या हालचाल सभी का स्वागत है यार एक नए चैप्टर में। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बहुत यार जबरदस्त चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर जिसके कॉन्सेप्ट आप लोग बहुत सारे चैप्टर्स में अप्लाई करने वाले हो, है ना। इतना जबरदस्त चैप्टर रहने वाला है और वीडियो भी यार ये बहुत ही शानदार रहेगा, है ना। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करी जाएगी डिटेल में, एकदम खोल के रख देंगे यार आपके सामने चैप्टर, है ना। सारी चीजें समझ में आ जाएंगे एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर कि आगे के चैप्टर्स में मैं ये बोलूंगा कि देखो यार ये हम लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा था, देखो यार यहाँ पे ऐसी ये ऑक्सीडेशन नंबर है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री के अदर चैप्टर्स में ये वाले चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होने ही वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझना है, शानदार तरीके से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा देखो यार कोई सा भी चैप्टर होता है ना, कोई सा भी चैप्टर होता है तो उसका एक मेजर टॉपिक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। तो रेडॉक्स रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही अच्छे से समझना, और एक बार वो अच्छे से हमको समझ में आ गया तो उसके बाद ये चैप्टर हलवा बन जाएगा। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर यार अच्छे से समझ में नहीं आया तो यार ये चैप्टर सिरदर्द बन जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में? ऑक्सीडेशन नंबर समझना। और ऑक्सीडेशन नंबर एक बार आ गया तो इसके बाद जो यार आपके और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे यार एन फैक्टर आज हम सीखने वाले हैं, नॉर्मेलिटी सीखने वाले हैं, हम टाइट्रेशन करना सीखने वाले हैं। आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो करा होगा टाइट्रेशन का, लेकिन उसके पीछे थ्योरी क्या होती है ये चीज हम सीखेंगे। फिर एंड में आता है गैल्वेनिक सेल। तो हर जगह ही आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारा सबसे प्राइम फोकस है इस चैप्टर का। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले तो यही बात कर लो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन ये होती है ऐसी रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऐसी रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली। मतलब यार अगर दोनों चीजें साथ साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलता हूं। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा सवाल ये आता है कि भैया ऑक्सीडेशन क्या है ये बता दीजिए, एंड भैया रिडक्शन क्या है ये बता दीजिए, है ना। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है ना कि यार ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ डेफिनेशन तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, वो सारी डेफिनेशन है 9वीं 10वीं कक्षा तक आपको छोड़ के आ जानी है। आज हम एक नई चीज सीखेंगे और वही हमारे लिए ऑक्सीडेशन होगा, वही हमारे लिए रिडक्शन होगा। अगर किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी स्पीशी का ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो कहीं जगह आपको ऑक्सीडेशन नंबर दिखा हुआ मिलेगा या फिर कहीं जगह ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर सपोज करो डिक्रीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिडक्शन। बस इतनी सी कहानी है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो रिडक्शन। सीधी सीधी बात है, आई बात समझ में? ठीक है, ये सर आ गया। अब आप क्या करो, हमको बस ये चीज निकालना सिखा दो कि यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं ये तो बताओ। और एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया तो फिर आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना भी आ गया। तो पूरा हमारा प्राइम फोकस कहां है? इस पे, जैसे तैसे करके ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना आ जाए। ठीक है, चलो आ जाओ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ हो या फिर कहीं पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा हुआ हो, दोनों ही बात क्या है? सेम। दोनों ही बात क्या है? सेम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ये होता क्या है? ये क्या होता है? ये बेसिकली होता है इट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। एक एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है व्हेन ऑल इट्स बॉन्ड्स आर ब्रोकन। जब उसके सारे बॉन्ड तोड़ दिए जाते हैं तो जितना चार्ज प्रेजेंट होता है, जितना चार्ज उस पे आता है,
वो ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर। अभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन नंबर बेस किस पे है? ऑक्सीडेशन नंबर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात ध्यान रखनी है और यहीं से ही आपका सारी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। पूरी अंडरस्टैंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर की किससे बनेगी? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पूरा बेस क्या है ऑक्सीडेशन नंबर का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे भैया? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। सपोज करो पानी है ना, चलो सपोज करो HF, पहले HF लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका H, ये रहा आपका F, ठीक है, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, हाइड्रोजन पे बता दो और फ्लोरीन पे बता दो। किस पे बेस होता है ऑक्सीडेशन नंबर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यहां पे देखिए एक बॉन्ड का मतलब क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब आपको सारे बॉन्ड तोड़ने हैं। यहाँ पे तो एक ही बॉन्ड है, तो चलो आओ इसको तोड़ें। इसको तोड़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर फ्लोरीन की ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की तो बहुत कम होती है। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? इसकी, फ्लोरीन की। तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कौन ले जाएगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन। तो ये दोनों के दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? फ्लोरीन ले गया। तो फ्लोरीन पे कितना चार्ज आया? देखो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जिसको मैं अभी हाईलाइट करके बैठा हूं, ये तो पहले भी फ्लोरीन का ही था। शेयरिंग हो रही थी ना यार, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। तो भैया एक फ्लोरीन लेके आया था, एक हाइड्रोजन लेके आया था। तो जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है ये तो ऑलरेडी फ्लोरीन का था और ये वापस किसके पास चले गया? फ्लोरीन के पास ही चले गया। तो क्या खुद का इलेक्ट्रॉन ही खुद के पास आ गया है? हाँ, तो कोई चार्ज आएगा क्या? नहीं, यहां से कोई चार्ज नहीं आता। चार्ज कब आता है? जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन का था वो भी फ्लोरीन भैया ले गए, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, तो चार्ज डेवलप होता है। तो एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन आया है फ्लोरीन के पास? एक तो खुद ही का आया। एक्स्ट्रा कितना इलेक्ट्रॉन आया? एक आया। तो यहां पे कितना चार्ज डेवलप होता है? यहां पे डेवलप होगा चार्ज -1। और हाइड्रोजन से क्या हुआ? उसका इलेक्ट्रॉन दूर चले गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आया? +1 चार्ज। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ऐसे ही सपोज करो अब हम वाटर का एग्जाम्पल लें। तो देखो ये O, इधर H, इधर H। अब आपको देखो सारे बॉन्ड तोड़ने होते हैं। सपोज करो आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सारे बॉन्ड तोड़ोगे। तो देखो यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। यहां पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। सारे बॉन्ड तोड़ो। ये बॉन्ड तोड़ा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? एक बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, तो -1 चार्ज ऑक्सीजन पे इस बॉन्ड से। ऐसे ये वाला भी तोड़ोगे, देखो सारे बॉन्ड तोड़ेंगे हम लोग, तो यहां से भी -1 चार्ज। अच्छा, हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? +1। अब टोटल चार्ज बताओ ऑक्सीजन पे कितना है? सर एक -1, एक और -1, टोटल चार्ज कितना है? -2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? -2 हो गया। It is the charge present on an atom when all its bonds are broken। जब सारे बॉन्ड आप तोड़ दोगे तो कितना चार्ज प्रेजेंट रहेगा, वो ही क्या कहलाएगा? उसका ऑक्सीडेशन नंबर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब जैसे देखो सबसे पहले केस देखते हैं हम हाइड्रोजन का। सबसे पहले हम केस देखते हैं हाइड्रोजन का। तो देखिए अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, जैसे सपोज करो HF, ठीक है, जैसे सपोज करो HCl। फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ऑब्वियसली। ये बॉन्ड तोड़ो, फ्लोरीन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वहां पे -1, यहाँ पे +1। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है। ऐसे ही सपोज करो हाइड्रोजन यार आपका मेटल्स के साथ भी तो बॉन्ड बनाता है। बिल्कुल बनाता है। हाइड्राइड्स जिसे बोलते हैं, है ना, हाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे सपोज करो NaH, है ना ये, या फिर मैग्नीशियम हाइड्राइड ले सकते, कोई सा भी आप हाइड्राइड ले लो, कोई सा भी मेटल के साथ आप ले लीजिए बॉन्ड। जैसे सपोज करो MgH2, MgH2 ये है। तो हमें पता है ये, जैसे ये मेटल है, सोडियम किसमें एग्जिस्ट करता है? +1 में। सोडियम की वैलेंसी कितनी रहती है? +1 रहती है। तो यहाँ पे बॉन्ड तोड़ो, तो सोडियम पे क्या चार्ज आया? +1। तो ऑब्वियसली उसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? -1। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ रहा है? -1 आ रहा है। तो -1 भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है।
ऐसे ही देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पे कितनी चार्ज रहती है, क्या वैलेंसी रहती है मैग्नीशियम की सर, +2 रहती है ना, तो यहाँ पे +2 मैग्नीशियम। हाइड्रोजन पे कितना होगा, -1 ही होगा, क्यों, -1 इंटू 2 करोगे तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, -2, उसको बैलेंस कर रहा है टोटल पॉजिटिव चार्ज विच इज +2, तब जाके चीजें बैलेंस होंगी। तो हाइड्रोजन पे अगेन चार्ज क्या है, -1, तो हाइड्रोजन जब नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, लेकिन जब हाइड्रोजन मेटल्स के साथ कंबाइन करता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। अलग अलग केसेस में अलग अलग, ऑल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सपोज करो अगर हाइड्रोजन खुद के साथ ही कर गया, तो हाइड्रोजन खुद के साथ ही कर गया था, अब तो कोई समस्या ही नहीं। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन खुद का लेके जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन खुद का लेके जाएगा, तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है क्या, नहीं, तो कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, तो सब किस पे देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो गया ना यार, कोई डिफरेंस ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कोई डिफरेंस ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और डिफरेंस ही अगर नहीं है तो आपका कोई भी चार्ज डेवलप नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन। जैसे देखिए, एक सेकेंड, ठीक है, जैसे दूसरा देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मोस्ट मेजॉरिटी केसेस में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, मेजॉरिटी केसेस में जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी, -2 रहेगी, मेजॉरिटी केसेस में, है ना। लेकिन कुछ ऐसे गिने चुने केसेस हैं जिसमें इसकी प्लस में भी जाती है। जैसे सपोज करो अगर हमने, या चलो इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार चलो फ्लोरीन का भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर और ज्यादा चीज। फ्लोरीन का तो खैर वैसे समझ जाओगे आप लोग, बहुत ही आसान है, सभी समझ जाओगे। फ्लोरीन का भी चलो यही देख ले। फ्लोरीन ऑलवेज -1, क्यों, क्योंकि क्या फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके सामने कोई भी रख लो सबकी बैंड बजा देगा, ये सबसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, छीन लेगा। जैसे सपोज करो आपने हाइड्रोजन रख लिया, बॉन्ड तोड़ो, फ्लोरीन पे क्या -1, इस पे क्या +1। ठीक है, अच्छा अगर 2 फ्लोरीन हो गए तो अलग केस है यार, दोनों में ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, सेम हो गई, तो यहां पे क्या रहेगा, 0। लेकिन इसके अलावा हमेशा फ्लोरीन का क्या रहेगा, -1, क्योंकि यार वो तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब यहां देखो ऑक्सीजन मेजॉरिटी केसेस में क्या, -2, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें वो प्लस में भी दिखाता है। जैसे सपोज करो हमने कर दिया OF2 फ्लोरीन के साथ लगा दिया यार ऑक्सीजन को, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा, इधर O, इधर F और इधर F। ठीक है, अब यहां देखो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां देखिए ये रहे शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करो, इसे तोड़ो। अब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है, तो फ्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा, -1, ऑक्सीजन पे +1। ये वाला भी बॉन्ड तोड़ो जरा, ये वाला भी बॉन्ड तोड़ो, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन, तो इस पे -1, तो इस पे +1। अब जरा ऑक्सीजन से पूछो बेटा कितना चार्ज आया तुम पे, +1 कितना आ गया, +2 आ गया, कितना आ गया, +2। तो ऑक्सीजन का +2 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, मेजॉरिटी केसेस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ऑक्सीजन का, दैट वुड बी -2 ओनली। ठीक है, और चलो और क्वेश्चन करो। नेक्स्ट इज O2F2। जैसे यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, जरा बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट, सोचो। अब देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ये तो मिट गया, मिटना नहीं है, तोड़ना है, तोड़ो। ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन पे चार्ज -1, यहाँ पे चार्ज +1, करेक्ट है ना। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, अब देखो दोनों तरफ क्या हो गए, ऑक्सीजन आ गया, दोनों तरफ क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो कोई चार्ज डेवलप होगा क्या, नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, अब ये वाला बॉन्ड तोड़ो, यहाँ पे तोड़ोगे तो आपका ये -1, ये +1। अब देखो इस ऑक्सीजन को, देखो इस ऑक्सीजन को कितना चार्ज आ रहा है, यहाँ पे कितना चार्ज आ रहा है, +1, यहाँ पे भी कितना चार्ज आ रहा है, +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +1, कितनी हो गई, +1 हो गई। आई बात समझ में, है ना। तो ऑक्सीजन का देखो +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है ना। और खुद के साथ जब वो बनाएगा, जैसे सपोज करो O2 की बात करें, O डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे तो दोनों बॉन्ड जब तोड़ोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे 0, यहाँ
यहाँ पे भी 0, तो 0 भी बिल्कुल आ सकती है, 0 भी बिल्कुल आ सकती है। और कुछ आ सकती है, और भी आ सकती है, जैसे देखो H2O2। आपको यार बेटा स्ट्रक्चर बनाना है और बॉन्ड तोड़ने हैं। और स्ट्रक्चर कैसे आएगा आप लोगों को, धीरे धीरे जब आप और जैसे जैसे केमिस्ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको स्ट्रक्चर्स मिलते जाएंगे और वैसे वैसे ही आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी होती जाएगी। जैसे देखो H2O2, H इधर O, इधर O, इधर H, ठीक है, ठीक है। ये आओ बॉन्ड तोड़े, बॉन्ड ही तोड़ना है अपन को, है ना। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, ऑक्सीजन, कितना -1, यहाँ पे +1। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, दोनों तरफ ऑक्सीजन, कोई चार्ज डेवलप होगा नहीं। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इधर +1 इधर -1, तो देखो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आ रहा है -1, यहाँ पे भी क्या आ रहा है -1, -1 भी हो सकता है, -2 भी, +1 +2 एंड 0 भी आ रही है। बात समझ में, ये चीज क्लियर हो रही है। तो आपको तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से चलना है, बॉन्ड तोड़ने हैं और चेक करना है कि कहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो रहा है। क्लियर, क्लियर, कोई समस्या, कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं। अच्छा, और चलो एक और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको इसका। इन सबको यार डब्बों में ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, है ना। ये रहा एक एग्जांपल, ये रहा एक एग्जांपल, ये रहा O2 का एग्जांपल, ये रहा H2O2 का एग्जांपल। एक और दिखाएं आपको, एक और एग्जांपल दिखाएं। एक और एग्जांपल हो जाएगा आपका KO2 का। हाँ, KO2 का। अब देखिए, ठीक है, चलो ट्राई करो, ट्राई करो। अब यहाँ पे देखो, आपको पता है क्या करना है, चार्जेस बैलेंस करने हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बैलेंस करने हैं आपको, वहां से ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी। सोचो कैसे करोगे। पोटेशियम है, कैसे एग्जिस्ट करता है सर, पोटेशियम एग्जिस्ट करता है +1 में, पोटेशियम एग्जिस्ट करता है सर +1 में। एक सेकेंड, पोटेशियम एग्जिस्ट करता है सर +1 में, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज +1 है तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑल्सो शुड बी -1, बिकॉज टोटल पॉजिटिव एंड टोटल नेगेटिव क्या रहना चाहिए, बराबर। टोटल पॉजिटिव +1, टोटल नेगेटिव कितना, -1 होगा। टोटल नेगेटिव कितना होगा, -1 होगा, ठीक है। लेकिन क्या वो 2 ऑक्सीजन पे डिवाइडेड है, हाँ सर, ये तो दो ऑक्सीजन पे -1 आ रहा है। तो अगर मेरे को एक ऑक्सीजन पे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 2 ऑक्सीजन पे है -1, 2x इज -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना आ गया, -1/2। अरे सर, फ्रैक्शनल में भी आ सकता है क्या आपका ऑक्सीडेशन नंबर, तो यस आ सकता है। इसके बारे में, फ्रैक्शन के बारे में मैं अभी थोड़ी देर में और डिस्कस करूंगा आपसे, है ना, और डिस्कस करूंगा। लेकिन समझ लो फ्रैक्शन में भी आ सकता है। आई बात समझ में। तो देखो क्लियरिटी होनी चाहिए। एक बार आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिस पे निकालना आना चाहिए कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो अलग अलग तरीके हैं निकालने के ना। सबसे बेस्ट मेथड क्या रहता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, सबसे बेस्ट मेथड रहता है एक्स वाला मेथड। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो आपका H2SO4 है, मैं एक दो करके दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, आप लोग अटेम्प्ट करिएगा। H2SO4 है, इसमें आप लोगों को सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, कैसे निकालोगे, एक्स वाला मेथड क्या बोलता है, हाइड्रोजन है, कितने हैं सर, 2 हैं। हाइड्रोजन की मेजॉरिटी केसेस में आप +1 ही लेके चलिए, है ना, तो 2 × +1, ठीक है। सल्फर की नहीं पता, x मान लो। ऑक्सीजन की मेजॉरिटी केसेस में आप -2 ही लेके चलो। ऐसे कितने हैं, 4, तो 4 × -2। अच्छा, ओवरऑल चार्ज कुछ दिख रहा है क्या H2SO4 पे, देखो इस ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं सर, 0 है ओवरऑल चार्ज। तो इज व्हाट 0, तो x कितना आ गया, यहां से सॉल्व करोगे तो +6 आ गया। x कितना आ गया, +6। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +6 हो गई। करेक्ट, ठीक है सर, ये आ गया। अब सपोज करो NO3- है, हाँ ये नहीं, ये लो। सपोज करो NO3- है, नाइट्रोजन की निकालनी है, तो बेटा x मान लो, जिसकी निकालनी है उसकी x मान लो। कितने ऑक्सीजन है, 3, ऑक्सीजन की क्या मानो, -2 ही मानो। तो +3 × -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज तो देखो सर -1 लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो x कितना आ गया, +5 आ गया। करेक्ट। अब फटाक से मेरे को NO2- में नाइट्रोजन की निकाल दो और C2O4 2- में कार्बन की निकाल दीजिए, ठीक है। इस आयन को क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन, ध्यान रखना है आगे से, है ना। C2O4 2- को क्या बोलते हैं, ऑक्सलेट आयन बोलते हैं, ठीक है। करिए,
एक्स वाला मेथड, नाइट्रोजन की नहीं पता, एक्स मान लो, कितने ऑक्सीजन 2, तो 2 इंटू -2 इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना दिख रहा है -1, एक्स कितना आ गया +3। तो देखो एक ही मतलब एक ही एलिमेंट आपका +5 भी दिखा रहा है नाइट्रोजन इस केस में, और इस केस में क्या दिखा रहा है +3। तो बेटा दिखा सकता है, बिल्कुल दिखा सकता है ना, स्ट्रक्चर चेंज होगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे निकालो ऑक्सीडेट में, कार्बन की निकालनी है, कार्बन की निकालनी है, कैसे निकालोगे, 2 कार्बन दिख रहे हैं सर, तो 2x ले लेता हूं इस बार, अरे एक एटम था तो x लिया था, 2 एटम है तो 2x ले लीजिए, कितने ऑक्सीजन है 4, तो 4 इंटू -2 इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज बेसिकली कितना है 2 माइनस है तो -2 ले लो सर, x कितना आ गया यहाँ से +3 आ गई, ऑक्सीडेशन रेट कितनी आ गई +3 आ गई, +3 आ गई, करेक्ट करेक्ट, ठीक है सर। और करोगे, बिल्कुल करेंगे सर, है ना, ये करो Cr2O7 2-, ठीक है, एक ये करिए, एक करिए K4FeCN6, ये करिए, ये दो करिए, ठीक है, करिए करिए करिए, अटेम्प्ट करना है। अच्छा इसमें क्रोमियम की निकालनी है और इसमें आयरन की निकालनी है ना, आपको एलिमेंट बताएगा वो कि किसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, ऐसे किसी की भी नहीं निकालने बैठ जाएंगे, ठीक है, करिए। कैसे करोगे, क्रोमियम है 2x मान लें, 2 क्रोमियम दिख रहे हैं ना 2x, 7 ऑक्सीजन 7 इंटू -2 इज वॉट -2, तो x कितना आ गया +6 आ गया, बहुत अच्छी बात है, +6 आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो पोटेशियम किस में एग्जिस्ट करता है सर, पोटेशियम तो +1 में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो देखो ऐसे कितने हैं पोटेशियम, 4 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ 4 इंटू 1, ये पोटेशियम का लिख दिया। आयरन का x मान लो ना यार, ठीक है। Cn क्या है सर, Cn तो कभी सुना ही नहीं बेटा, Cn क्या होता है, साइनाइड आयन है, और इस पूरे आयन पे कितना चार्ज होता है -1, साइनाइड होता है इसका नाम, और इस पूरे पे नाम क्या होता है, इस पूरे पे चार्ज क्या होता है -1, कितने हैं 6 दिख रहे हैं सर, और हर किसी पे -1 चार्ज, तो यहां से कितना चार्ज आया 6 इंटू -1। ओवरऑल चार्ज कुछ दिख रहा है क्या सर, नहीं, तो यहाँ पे क्या हो गया 0, तो x कितना आ गया +2, x कितना आ गया +2, मतलब आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 में है, ठीक है ठीक है। और करो, और करो, CuH2O4 2+ एंड NiCO4, करिए, सोचो। ऑब्वियसली इसमें किसकी निकालनी है, किसकी निकालनी है, इसमें कॉपर की निकालनी है और इसमें निकल की निकालनी है, ठीक है। x मान लो, बिल्कुल, प्लस H2O। अब यार H2O ही तो होता है, ये है H2O। अब बताओ इसमें कोई चार्ज है क्या, ओवरऑल चार्ज देखो, क्या इस पे ओवरऑल चार्ज कोई है क्या, नहीं सर, तो ओवरऑल वाटर इज न्यूट्रल, जैसे साइनाइड पे क्या चार्ज था -1, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, वाटर ओवरऑल इज न्यूट्रल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 इक्वल्स टू टोटल चार्ज, देखो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज तो बेटा +2 है, ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना है +2, तो सीधा सीधा x कितना आ गया +2 आ गया, ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो निकल की निकालनी है, हाँ सर, तो x मान लें, ठीक है। अब ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड देखो कैसा दिखता है CO, तो ये भी न्यूट्रल है, जैसे पानी आपका न्यूट्रल था ना, तो CO पे भी देखो कोई चार्ज दिख रहा है क्या, CO पॉजिटिव लिखा है मैंने, नहीं, CO नेगेटिव लिखा है मैंने, नहीं, तो ये भी क्या है न्यूट्रल, ये भी क्या है न्यूट्रल, मतलब 4 इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पे भी इक्वल्स टू टोटल चार्ज। सर यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई भी चार्ज नहीं लिख रखा है, तो ऑब्वियसली चार्ज क्या है टोटल 0, तो x भी क्या आ गया 0, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आ गया है हमें x वाले मेथड से, ठीक है ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, अब कॉन्सेप्ट आता है आपका, अब कॉन्सेप्ट आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, है ना, अच्छे से समझना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर एक ही बात है ना, घबराना नहीं है दोनों में, घबराना नहीं है दोनों में, ठीक है। क्या होता है सर ये मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जरा समझाइए, ठीक है भैया, यहां देखो, है ना, सबसे पहली बात तो ये ग्रुप 14 से लगना लागू होता है ना, ग्रुप 14 से लगना लागू होता है, और मेजरली ग्रुप 14, 15, 16, 17 इसमें लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रुप 14 की, ठीक है, ग्रुप 14 को पकड़ते हैं, ठीक है, कोई सा भी एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं ना, कोई सा भी एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं, सपोज करो कार्बन,
ग्रुप 14 कार्बन फैमिली होती है ना, कौन सी फैमिली होती है, कार्बन फैमिली होती है ग्रुप 14, है ना। जरा जरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सर 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, ठीक है। तो इसकी हम लोगों को मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो आप मिनिमम या फिर जब पहले मैक्सिमम निकालते हैं, चलो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे जब वो सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाएगा। तो यहाँ पे कितने वैलेंस है 4, चारों के चारों लूज कर दे, है ना। तो चारों के चारों लूज करेगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +4 आएगी। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +4, किसकी, ग्रुप 14 एलिमेंट्स की। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे निकालोगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये मिनिमम की तरफ जाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अगर इसने लूज कर दिए, है ना, चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो ये कहां पहुंच जाएगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक। अब इसको मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंचना है, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे हम लोग ऑक्टेट रूल का फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास 4 हैं, इसको कितने और इलेक्ट्रॉन लेने हैं ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, सर 4 और लेने हैं, है ना, 4 और लेने, और ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा -4, ठीक है। तो देखो आप मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हो, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जनरली हम ग्रुप 14, 15, 16, 17 के लिए ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आ गया क्या, आ गया क्या, अच्छा इसको ऐसे लिख दो यार, इसको माइनस में चाहिए हमें, इसको लिख लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस कितने 4 -8, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई -4, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई -4, मैक्सिमम कितनी +4। तो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं वो कहां से कहां तक लाई करेंगे, -4 टू +4 की रेंज में लाई करेंगे। ऐसे निकाला जाता है एक ग्रुप का मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब देखो मैं फटाक से सबका निकाल के दिखा देता हूं आप लोगों को। जैसे देखो ग्रुप 15 है ना, नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने चल रहे हैं नाइट्रोजन में, बेटा 5 चल रहा है, 5, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है, कितनी +5, ठीक है। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दो 8 से, तो कितना आ गया -3। तो जो ग्रुप 15 है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, -3 टू +5 लाई कर रहा है, -3 टू +5 उनकी रेंज होगी। इस ग्रुप के एलिमेंट इतनी रेंज में अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। ऐसे निकालते हैं एक रेंज एक पर्टिकुलर ग्रुप की। जैसे देखो ग्रुप 16 की बात करें, ग्रुप 16 की बात करें, ऑक्सीजन फैमिली, अरे ऑक्सीजन फैमिली यार, ऑक्सीजन फैमिली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सर 6। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +6, सॉरी मैक्सिमम है ना, आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई +6, जब ये सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए। और मिनिमम कितनी हो जाएगी, 6 - 8 विच इज -2, ये -2 टू +6 लाई कर रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से आप ग्रुप 17 की भी निकाल सकते हो जो कि -1 टू +7 लाई करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ग्रुप 14 की बता दी, 15, 16, 17 की बता दी, मेजरली इधर ही हमको ये कॉन्सेप्ट लगाना होता है। और भी जगह लगाएंगे, जैसे क्रोमियम में भी लगाएंगे, मैंगनीज में भी मैं लगाऊंगा, है ना, तो ये थोड़ा बहुत हम लोग उधर भी लगाएंगे। जैसे अभी चलो बता देता हूँ, जैसे सपोज करो मैंगनीज की बात करें, ठीक है। देखिए मैंगनीज की बात करते हैं, चलो मैंगनीज की बात करते हैं, मैंगनीज के हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। देखो अब यहाँ पे मिनिमम की बात मत करना, क्योंकि मेटल्स हैं, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो बहुत ही रेयरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हैं, उनकी जनरली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही रहती है, ठीक है। मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी कैसे निकाल सकते हो, इसी तरीके से निकाल सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हुए।
ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एर्गन 4s2 3d5, 4s2 3d5। अब जब मैंगनीज बॉन्ड बनाता है तो बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और ये वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, दोनों एस के भी करते हैं और डी के भी करते हैं पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। तो अब सपोज करो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग वाले लूज कर दे, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है? +7। सातों के सातों लूज कर दिए ना, 7 बॉन्डिंग में काम में ले सकता है, सातों के सातों लूज कर दिए तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +7 आ गई। कितनी आ गई? +7 आ गई। ठीक है, ऐसी जैसे सपोज करो आपसे पूछ रहा है क्रोमियम की, बताओ क्रोमियम की, सोचो ना यार, निकालो क्या हो गया भाई। क्रोमियम की है ना, सोचो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखो यार, क्या होता है? एर्गन एक्सेप्शन बिहेवियर रहता है ये, 4s1 3d5। तो बेटा ये वाला और ये वाला दोनों इलेक्ट्रॉन सपोज करो लूज हो गया, 4s1 भी गया 3d5 भी गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 6 लूज कर सकता है, तो +6 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हाईएस्ट, है ना। नेगेटिव में ये नहीं जाएंगे बहुत रेयरली, है ना, क्योंकि ये मेटल्स हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई है हमें, मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसी पे ही क्या फंडा रहता है ना, समझिएगा इसी पे ही क्या फंडा रहता है। सपोज करो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, H2SO5, इसमें सल्फर की फाइंड करो, सल्फर की फाइंड करो। CrO5, इसमें क्रोमियम की फाइंड करो। चलो एक्स वाला मेथड लगाओ ना यार, सिखाया था ना, वो लगाओ, बिंदास लगाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो हाइड्रोजन सर +1, कितने हैं? 2, तो 2 × +1, सल्फर X 5 × -2, है ना। आपका ऑक्सीजन है यार, ऑक्सीजन तो -2 में ही चलता है, -2 में ही चलाओ उसे, है ना। ठीक है, 0 एक्स कितना आ गया सर? +8 आ रहा है यहाँ से। अच्छा, अब सोचना है इसके बाद कि क्या ये +8 करेक्ट है या गलत है। तो जरा ये देखो, सल्फर कौन से ग्रुप का है? 16 ऑक्सीजन फैमिली का रहता है। पर सर ऑक्सीजन फैमिली का तो आपने जो रेंज बताया वो बताया -2 to +6, लेकिन यहां पे कितना आ गया? +8 आ गया। तो यहां पे ये मेथड, एक्स वाला मेथड फ्लॉप है। देखो हमेशा आपको पहले क्या करना है? एक्स वाला मेथड ही लगाना है हमेशा। अगर वो उस रेंज की जो मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर सपोज करो वो उससे बाहर जा रहा है, जैसे सल्फर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ग्रुप 16 का है, ग्रुप 16 का मैक्सिमम देखो कितना हो सकता है? +6 हो सकता है, वहां पे तो +8 आ रहा है, तो मैक्सिमम को भी एक्सीड कर रहे हो। ऐसा कभी हो सकता है कि नहीं, मैक्सिमम तक पहुंच सकते हो, उसके ऊपर नहीं जाओगे आप। तो ये 8 क्या है? गलत है। इसका मतलब भैया गड़बड़ है, गड़बड़ है। तो अब आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? स्ट्रक्चर की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैसे? H2SO5, इसका स्ट्रक्चर रहता है ऐसा कुछ, इसका स्ट्रक्चर रहता है ऐसा कुछ। तो यहां पे अब आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है। देखो एक बार स्ट्रक्चर आ गया ना, इजीएस्ट वे इज टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड्स। सारे बॉन्ड अब तोड़ो ना यार, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे इधर उधर कर दो चीजें। आ जाओ, बॉन्ड तोड़े, बॉन्ड तोड़े। ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन और सल्फर, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन, तो उस पे चार्ज -1, तो सल्फर पे चार्ज +1। ऐसे सिमिलरली यहां से भी +1। ठीक है, अब देखो यहां पे देखो 2 बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो चार्ज कितना आएगा? +2 चार्ज आएगा सल्फर पे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो सल्फर पे यहां से कितना चार्ज आया? +2। ऐसे सिमिलरली यहां से भी कितना चार्ज आया? +2। जरा घूरो इसको, कितना चार्ज आ रहा है टोटल? +1 +2 +1 +2, कितना चार्ज आ रहा है? +6। क्या +6 अलाउड है? हाँ सर, मैक्सिमम सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +6, तो +6 तो बिल्कुल अलाउड है सर, बहुत सही हो गया ये, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलो अब क्रोमियम की बताओ। CrO5 में बेटा हमेशा डरना नहीं है, हमेशा पहला मेथड है एक्स वाला मेथड। लगाओ जरा, x +5 × -2, ऑक्सीजन को क्या ले लो? -2 में ले लो, इज व्हाट? 0। x कितना आ रहा है? +10 आ रहा है। अब चेक करो क्या क्रोमियम का +10 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है क्या?
अभी अभी मैंने लिखवाया क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 है, यहाँ पे +10 आ रहा है, मतलब गड़बड़। गड़बड़ मतलब ये एक्स वाला मेथड नॉट एप्लीकेबल। अब क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर, है ना। तो स्ट्रक्चर देखो ऐसा दिखता है, Cr डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ, इधर ओ, ठीक है, इधर ओ और इधर ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। अब क्या करो, एक बार स्ट्रक्चर आ गया ना तो बॉन्ड तोड़ना स्टार्ट करो। यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन है और क्रोमियम है, ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, तो क्रोमियम पे चार्ज +1, यहां से भी +1, यहां से भी +1, यहां से भी +1, यहां से 2 बॉन्ड तोड़ रहे होते हैं, यहां से चार्ज +2, तो कितना चार्ज आ रहा है, +1 +1 +1 +1 और +2, कितना चार्ज आ गया, +6, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। देख रहे हो, देख रहे हो, ये रहे इसके विंग्स, ठीक है। तो कौन सा, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है, ठीक है। और कहीं पे भी यार अगर आपको ऐसा कुछ बॉन्ड दिखता है ना, जैसे देखो ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ऐसे ही देखो जैसे ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखता है तो इसको बोलते हैं हम पर ऑक्सी लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। क्लियर, क्लियर। तो हमेशा आपको पहले क्या करना है, एक्स वाला मेथड लगाना है, और फिर एक्स वाला मेथड अगर उस रेंज में हमें आंसर नहीं दे रहा है तो वो फ्लॉप हो जाएगा, तो वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और डाउट ये आता है कि सर हमको कैसे पता चलेंगे स्ट्रक्चर, तो उसका समय क्या है, मतलब उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है वक्त, है ना, वक्त होता है ना, टाइम, है ना। तो उसका आंसर क्या है, वक्त। वक्त मतलब जैसे जैसे बेटा केमिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी ना, आप लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखते जाओगे, तो उससे आपका एक रेंज मिलता जाएगा आपको कि हाँ देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है। एकदम से सारी चीजें नहीं आएंगी, एक रेंज मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। तो अभी जो जो मैं आपको बताते जा रहा हूं एटलीस्ट वो स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, मतलब इस वीडियो के बाद आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, H2SO5 का, CrO5 का आना चाहिए। तो मैं जितने मैं बता रहा हूँ दोज आर मोर देन सफिशिएंट, लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोगों को और स्ट्रक्चर पता चलते जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो, अच्छा पहले तो एक्स वाला मेथड लगाओ ना, सबसे पहले तो एक्स वाला मेथड लगाना, सल्फर की निकालनी है, निकालो। 2 हाइड्रोजन 2 × 1, 2 सल्फर 2 × x प्लस 8 × -2 इज वॉट 0, तो x कितना आ रहा है +7 चार्ज, x कितना आ रहा है +7 आ रहा है, आ सकता है कि नहीं, सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है, +6 होती है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, गड़बड़ है ना यार, तो स्ट्रक्चर S डबल बॉन्ड O, एक सेकेंड, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर O इधर H, इधर O इधर O, इधर S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर O इधर H, ऐसा स्ट्रक्चर। एक बार स्ट्रक्चर मिल गया तो एक ही तरीका है, बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ो। यहां पे देखो ये वाला तोड़ो, ये वाला तोड़ो, ठीक है, ये वाला तोड़ो, तो यहाँ पे चार्ज +1, ये वाला तोड़ो, यहाँ पे चार्ज +1, सल्फर पे चार्ज आएगा ना +1, ये वाला तोड़ो +2, ये वाला तोड़ो +2, तो कितना आ रहा है +6, अलाउड है आंसर, +6 तो सही है। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। क्लियर, क्लियर हो रही हैं चीजें, है ना। इस तरीके से आपको धीरे धीरे सारे आइडियाज मिलते जाएंगे स्ट्रक्चर के और आप लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है सर, हमारे चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। कौन होती है रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब हमको धीरे धीरे इक्वेशंस की तरफ भी आगे बढ़ना है। जैसे सपोज करो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है आपकी, तो इसमें आपको पूछ रहा है कि यार ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो और रिडक्शन रिएक्शन लिख दो। तो आपको अगर ये कभी भी चीज पूछे तो आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिख देने हैं, सबके सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो। देखो ये अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, नेटिव स्टेट में कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। कॉपर सल्फेट में कॉपर का क्या रहेगा, देखो सल्फेट पे क्या चार्ज रहता है, SO4 2-, तो उसको बैलेंस करने के लिए कॉपर पे कितना चार्ज रहेगा, +2, क्योंकि टोटल पॉजिटिव इज व्हाट, टोटल नेगेटिव, तो यहां पे कॉपर पे आ गया चार्ज +2, ठीक है।
जिंक में Zn सल्फेट में, जिंक सल्फेट में, सर जिंक सल्फेट में भी वही कहानी चलेगी कि सल्फेट क्या रहता है SO4 2 माइनस, तो जिंक पे क्या चार्ज रहेगा +2, ठीक है। तो यहां आ गया ये +2 और कॉपर यहाँ पे 0 या फिर नेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। अब आपने ही जरा सिखाया था कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है तो दैट प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटती है तो दैट प्रोसेस इज रिडक्शन। तो ये बेटा 0 से जा रहा है +2, तो इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब यहां पे ये +2 से जा रहा है 0, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रही है, तो ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस क्या है रिडक्शन, ये प्रोसेस क्या है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर घट रही है तो रिडक्शन। क्लियर क्लियर, ठीक है। अब आपसे यहां पे एक और डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का रिडक्शन हो, है ना। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, विच itself undergoes रिडक्शन, उसका खुद का क्या होता है रिडक्शन होता है। देखो खुद का रिडक्शन होगा ना तभी वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, सामने वाले को दूसरे एजेंट को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो खुद का ऑटोमेटिकली क्या होगा रिडक्शन। ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो मतलब खुद का क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट की क्या डेफिनेशन हो गई, विच itself which itself undergoes oxidation, which itself undergoes oxidation, ठीक है ठीक है। अब जरा बताओ इस रिएक्शन में कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, जिसका खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन, खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो देखो रिडक्शन किसका हो रहा है, ये कॉपर किस में जा रहा है +2 से 0, +2 से 0 में जा रहा है ना, देखो +2 से 0 में जा रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है इधर, बिल्कुल हो रहा है। अब देखो सिर्फ आप कॉपर नहीं लिखोगे यहाँ पे कि सर रिडक्शन तो सिर्फ कॉपर का ही हो रहा है, तो क्या मैं सिर्फ कॉपर लिखूं, नहीं, पूरा रिएजेंट लिखोगे ना, पूरा रिएजेंट लिखोगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया CuSO4, जिसका खुद का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, भले ही उसमें एक ही एलिमेंट का हो रहा है, लेकिन लिखोगे आप पूरा रिएक्टेंट, पूरा रिएक्टेंट लिखोगे, ठीक है। और ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है सर, 0 से जा रहा है +2, ये ऑक्सीडेशन है। तो किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिंक का हो रहा है ना, तो ये पे जिंक लिखोगे विच इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये पॉइंट समझ में आए हैं, ये पॉइंट समझ में आए हैं, ठीक है ठीक है। चलो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया सर, रिडक्शन समझ में आ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझ में आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया, ठीक है। अब डालो भैया नोट, अब डालो नोट, इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट तो खैर पूरा चैप्टर ही है, ठीक है ठीक है। अब देखो नोट में क्या बोल रहा है कि अगर कोई एलिमेंट एन एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर किसी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सिर्फ और सिर्फ कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सुनिएगा आप ध्यान से, है ना, सुनिएगा ध्यान से। अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव कर सकता है। कैसे, देखिए हमें की पॉइंट्स क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, और कैन बिहेव ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों क्यों, अगर सपोज करो वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया, जैसे मैं बात करता हूं KMnO4 की, इसका एग्जांपल हो गया आपका, इसका एग्जांपल हो गया आपका KMnO4, ठीक है। यहाँ पे मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकाल लो यार निकाल लो, मुझे तो पता है +7 में, आप निकालो जरा। देखो ना ऐसे करोगे ना, पोटेशियम +1, इसकी x मान लो, इसकी 4 × -2 कर लो, S0, तो x कितना आ गया यहाँ पे +7। क्या मैंगनीज की ये हाईएस्ट है
क्या मैंगनीज की हाईएस्ट है? देखो यहाँ पे बताई थी मैंने आपको, मैंगनीज की हाईएस्ट क्या है? +7 है। तो मैंगनीज पहुंच चुका है अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, ठीक है। अब क्या इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? अगर मैं इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाऊं तो क्या पॉसिबल है? क्या नहीं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हाईएस्ट पे पहुंच चुका है यार, और कितना जाएगा? +8 +9 जा ही नहीं सकता। तो ऑक्सीडेशन इसका पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या इसका सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है? ओनली रिडक्शन पॉसिबल। बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है? हाँ सर, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, मतलब +7 से +6 +4 +2 इसमें जा सकता है। सिर्फ रिडक्शन पॉसिबल है। अगर सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है खुद का, सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो कैसे बिहेव करेगा? एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रिडक्शन होगा। उसका रिडक्शन होगा तो इट कैन बिहेव ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एग्जांपल KMnO4, इसका एग्जांपल K2CR2O7। इसमें भी क्रोमियम +6 में है, इसमें भी क्रोमियम +6 में, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया और फर्दर ऑक्सीडेशन इसका नहीं हो सकता। इट कैन बिहेव ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? कोई सा भी एलिमेंट जो एन एलिमेंट हैविंग लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच चुका है, कैन बिहेव ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे बिहेव कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट। कौन? जो अपना लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे पहुंच चुका है। इट कैन बिहेव ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है वो। कैसे? अभी देखो, अभी समझाता हूं आप लोगों को ये भी। जैसे सपोज करो CH4, यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो सर -4 है ना, ये निकाल लेना। ठीक है, क्या ये लोएस्ट है? कार्बन ग्रुप 14 वाले कहां से कहां लाए करते हैं? भूल जाते हो बार बार। कहां से कहां? -4 टू +4। ठीक है, ठीक है। तो ये अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच चुका है। क्या इसका फर्दर अगर मैं रिडक्शन करना चाहूं, मतलब -5 -6 में लेके जाना चाह रहा हूं, तो जाएगा कि ये? नहीं सर, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करना चाहूं कि सर ये -4 में -2 में ले जाओ, 0 में ले जाओ, +2 में ले जाओ, तो ये चीज तो सर पॉसिबल है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। ये खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो ये कैसे बिहेव करेगा? सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, सॉरी इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है। सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ ये रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इट कैन बिहेव ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। इसी का ही एक और भाई कौन है, मतलब एक और आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? एन एलिमेंट मतलब देखो, एक मैक्सिमम पे हो गया, एक मिनिमम पे हो गया। जरूरी है कि हमेशा एलिमेंट मैक्सिमम और मिनिमम पे ही रहे? बीच में भी तो रह सकता है। एन एलिमेंट इन इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर कोई एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कैन बिहेव एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ठीक है। कैसे? 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 जैसे देखो ना यार, जैसे देखो कोई सा भी एग्जांपल ले लीजिए। जैसे पूछ करो CO ले लिया, चलो CO ले लिया। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पे +2, बीच में है यार, बीच में है। तो क्या इसको मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? ऑक्सीडेशन पॉसिबल है क्या? हाँ सर, +2 से +4 ले जाओ, ये तो +4 रहती है ना, CO2 ले जाओ। चलो, तो यहाँ पे क्या आ गई? +4। तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। अगर ये ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो कैसे बिहेव करेगा? एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अरे क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या इसका रिडक्शन पॉसिबल है? हाँ सर,
अरे बीच में है ये, +2 है, नीचे ले जाओ ना। मान लो कार्बन सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया न्यूट्रल फॉर्म में, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 0। +2 से जा रहा है 0, तो क्या रिडक्शन हो रहा है, हाँ खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट इज आर ए, कंफ्यूज हो जाओगे बाद में है ना, इसलिए लिख देते हैं अभी रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज OA, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर क्लियर, कोई समस्या, कोई समस्या है ना, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये पॉइंट ध्यान रखना है, अगर कोई सा भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, लोएस्ट में तो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग, बीच में है तो इट कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है सर, ठीक है। अब हमको कुछ स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सम स्पेशल कंपाउंड्स, है ना, सम स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ने हैं हमें। ठीक है, यहां से आपका प्रीवियस ईयर में भी एक सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है C3O2, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं बेसिकली, और फिर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़नी है। ठीक है, ऐसा करो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए मेरे को, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए। कैसे निकालोगे, एक्स वाला मेथड लगाओ ना यार, बिंदास लगाओ। देखो डरना नहीं है उस एक्स वाले मेथड से, है ना। क्या होता है ये 2-4 बार जब गलत होता है एक्स वाला मेथड, तो बच्चा भैया लगाना ही भूल जाता है, एक्स वाला तो लगाना ही नहीं है, हमेशा ही गलत हो रहा है वो। नहीं यार, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, सबसे पहली अप्रोच आपकी वो ही होनी चाहिए। लगाओ एक बार, कोशिश करो। है ना, बच गया लैपटॉप, हाँ चलिए लगाओ। ठीक है, कितना, तीन दिख रहे हैं हमको, कार्बन कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, तो लगाइए 3x, बिल्कुल ठीक है सर 3x। ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं, 2, तो 2 × -2 इज 0, तो x कितना आ रहा है +4/3। सर सबसे पहले तो अब ये चीज समझाओ कि सर ये फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। फ्रैक्शन भी आ सकती है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखता है, अरे यार रुक जाओ, इसका आपका जो स्ट्रक्चर दिखता है वो ऐसा कुछ दिखता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। चलो पहले क्या करें, बॉन्ड तोड़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ोगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो कि भैया देखो दोनों तरफ कार्बन कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तोड़ो, अगेन दोनों तरफ कार्बन कोई चार्ज डेवलप नहीं हुआ। तो बेसिकली इस वाले कार्बन से पूछो तो कहीं से भी चार्ज नहीं आया, लेफ्ट साइड से भी नहीं आया, राइट साइड से भी नहीं आया, तो यहाँ पे 0। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो यहाँ पे -2, यहाँ पे +2। अब जरा कार्बन पे टोटल चार्ज देखो, तीनों कार्बन पे मिला के देखो, यहां पे आ रहा है +2, यहां पे आ रहा है 0, यहां पे आ रहा है +2। तो अगर सारे मैं चार्जेस ऐड करूं कार्बन पे, तो सारा चार्ज कितना आ रहा है सर, +4 आ रहा है। कितने कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 2 3, तो जो एक कार्बन पे चार्ज आया वो कितना आया सर, एक कार्बन पे चार्ज आया 4/3। ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या, जब भी आप ये x वाला मेथड लगाते हो तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है वो कौन से आती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि देखो एवरेज कराया आपने, सारी वैल्यूज क्या करी, ऐड करी और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स करा, तो क्या करा आपने, एवरेज। तो x वाले मेथड से जो भी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है वो कौन सी आती है, एवरेज आती है ना। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल एटम पे कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो ये वाला कार्बन देखो कितने आई है, +2, ये वाला देखो कितने आई है, +2, ये वाला देखो कितनी आई है, 0। इंडिविजुअल एटम पे कभी भी फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगी। अगर फ्रैक्शनल आ रही है तो दैट मींस इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो किससे निकलती है, इस x वाले मेथड से। क्योंकि देखो इस x वाले मेथड में आप क्या कर रहे हो, 3x, तो आपने तीनों की तीनों कार्बन क्या करे, एक जैसे ले लिए। क्या यहाँ पे तीनों कार्बन एक जैसे हैं, नहीं, 2 पे तो +2 है और बीच वाले पे
0 है, तो अलग अलग तरीके के हैं ना, लेकिन एक्स वाले मेथड में आप कंसिडर करते हो सब बराबर है, तो इसलिए वो क्या निकल के आती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आती है। क्लियर है? तो एवरेज, फ्रैक्शनल का मतलब समझ गए? फ्रैक्शनल का मतलब ये है कि एवरेज निकल रहा है वो बेसिकली, और इंडिविजुअली पे कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगी। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूं, और दिखाता हूं आपको, क्या देखो, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड, ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, Br3O8, देखो कैसा दिखता है ये, ब्रोमीन ब्रोमीन ब्रोमीन, डबल बॉन्डो टटा टटना 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 टटना। ठीक है, क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। एक बार स्ट्रक्चर मिल गया ना, फिर चीजें आसान हो जाती है, बॉन्ड तोड़ना होता है। देखो आओ तोड़ो, ये तोड़ो, -2 ऑक्सीजन पे +2 ब्रोमीन पे, ये तोड़ो -2 +2, ये तोड़ो -2 +2। ठीक है, ये वाला तोड़ो जरा, ब्रोमीन बेटा, ब्रोमीन कोई चार्ज डेवलप होगा क्या, नहीं, तो ये 0, यहां पे भी इसका 0। ठीक है, तो जरा इस ब्रोमीन पे चार्ज देखो सर, +2 चार्ज कितना आ गया, +6 आ गया। ठीक है ना। अब जरा बीच वाले ब्रोमीन को देखते हैं, देखो ये वाले जब चार्जेस, ये वाले जब बॉन्ड तोड़ेंगे तो 0 0, ऊपर से कितना आया, -2 +2, यहां से कितना आया, -2 +2, तो इधर कितना चार्ज आ रहा है, देखो +2 कितना चार्ज आ रहा है, +4। ठीक है, और यहां पे देखो, यहां पे -2, यहां पे +2, यहां पे -2, यहां पे +2, यहां पे -2, यहां पे -2, यहां पे +2, अगेन कितना चार्ज आया, +6 आया। सही है। अब देखो जरा एक्स वाला मेथड लगाओगे इसमें, पहले चलो एक बार लगा के देखो एक्स वाला मेथड। 3 ब्रोमीन है ना, 3x मान लो, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन, तो 8 × -2 इज व्हाट, 0, तो एक्स कितना आ रहा है, +16/3 आ रहा है सर हमारा, तो +16/3 फ्रैक्शनल आ रहा है, हाँ फ्रैक्शनल आ रहा है, तो सर जरूर ये क्या होगा, एवरेज होगा। एक्स वाले मेथड से क्या निकलती है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है। तो जरा देखो एवरेज आ भी रही है, 6 + 4 10, 10 + 6 16, तो टोटल चार्ज +16, कितने ब्रोमीन पे डिवाइडेड बाय 3, तो क्या निकल रहा है, एवरेज आ रहा है देखो। लेकिन इंडिविजुअल ब्रोमीन पे सर, इंडिविजुअल ब्रोमीन पे +6 +4 और +6, इंडिविजुअली कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आएगा। फ्रैक्शनल आ रहा है, इसका मतलब एवरेज की बात हो रही है वहां पे। क्लियर, ये चीज आ गई समझ में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का हमें समझ आ गई है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हमें अच्छा खासा समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक और टाइप की रिएक्शन होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, पहले अगर इसकी प्रॉपर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन ये रहेगी कि सेम एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड reduced simultaneously। ठीक है, सेम एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, सेम एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए अभी दिखाता हूं आप लोगों को, समझाता हूं। जैसे सपोज करो आपका Cl2 है, ये जो मैं अभी रिएक्शन लिख रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये रिएक्शन पी ब्लॉक में भी आती है ना, तो आपको अभी से ही समझते हुए चलनी है और याद रखना है इस रिएक्शन को। ठीक है, Cl2 लिया आप लोगों ने, इसको आपने डाला किसी बेसिक कंडीशन में। ठीक है, अब ये जो बेस ले NaOH ले लिया, कोई सा भी बेस ले लिया, NaOH ले लिया। अब यहां पे आपने बेस सपोज करो लिया कोल्ड एंड डाइल्यूट, सपोज करो कोल्ड एंड डाइल्यूट क्या लिया, बेस लिया। अब हमको ये देखना है कि क्लोरीन किस में टूटता है, क्या बनता है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का बनता है Cl- प्लस ClO-, ये। ठीक है, और उधर ही अगर सपोज करो Cl2 लिया और OH- लिया, और यहां पे लिया हमने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे NaOH लिया
वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड लिया, तो ये क्या बनता है Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। अब जरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। यहां पे तो देखो सर दोनों क्लोरीन है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे तो सर चार्ज 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है -1 है, ठीक है। ClO माइनस में जरा निकालना, देखो ऐसे निकाल लिया करो फटाक से, देखो x मान लिया, ऑक्सीजन कितना -2, टोटल चार्ज कितना -1, तो x कितना आ गया +1 आ गया, है ना, डायरेक्ट x कितना आ गया +1, मतलब क्लोरीन पे क्या चार्ज आ गया सर +1 आ गया, ठीक है, ठीक है। अब बताओ ये जो क्लोरीन है 0 से जा रहा है -1, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, इसको बोलते हैं रिडक्शन। और एक और जगह 0 से जा रहा है +1, तो इधर इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसे क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो क्या सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, हाँ सर, तो इसको क्या बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। आ रही बात समझ में। ऐसे ही यहाँ पे देखो सर, ये हो गया आपका 0 में, ये हो गया आपका -1 में, और यहाँ निकालो जैसे x + 3 इंटू -2 इज -1, x कितना आ गया +5, देख लो, है ना, तो ये आ गया आपका +5, यहाँ आ गया आपका +5। तो यहाँ देखिए ये जा रहा है 0 से -1, तो ये क्या है रिडक्शन, ये क्या है रिडक्शन, और ये जा रहा है 0 से +5, तो ये क्या है ऑक्सीडेशन। तो क्या सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, Cl2 डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाता है, क्लोरीन दिखाता है, ब्रोमीन दिखाता है, आयोडीन भी दिखाता है, लेकिन पॉइंट यही है कि F2 डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन, डज नॉट शो डिस्प्रपोर्शनेशन। कोई सोच सकता है, सोचो जरा, फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा भाई, क्योंकि फ्लोरीन बोल रहा है यार हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो हम हमेशा हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे। तो अगर फ्लोरीन है तो वो हमेशा किस में जाएगा, -1 में ही तो जाएगा। इसको यहां लिख देते हैं, इसको यहां लिख देते हैं, फ्लोरीन है वो हमेशा किस में जाएगा, -1 में ही जाएगा, वो कभी भी प्लस में जा पाएगा क्या, नहीं। तो फ्लोरीन जब हमेशा ही -1 में जाएगा तो उसका तो हमेशा ही रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन तो ही नहीं पाएगा, 0 से +1 +2 में तो कभी भी नहीं जा पाएगा, तो उसका ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं हो सकता, उसका रिडक्शन हो सकता है। और डिस्प्रपोर्शनेशन को बोलते हैं जब दोनों हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तब आप उसे डिस्प्रपोर्शनेशन बोल सकते हो। क्लियर, क्लियर, आगे बात समझ में, ठीक है सर। इतना तो सर हमारे दिमाग में फीड हो गया है, ठीक है। और क्या बचा है, अब देखो, अब आ रही है आपकी खिलाड़ी चीज, और उस खिलाड़ी चीज का नाम क्या है, उस खिलाड़ी चीज का नाम है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। यहां से और सारी चीजें खुलना स्टार्ट होंगी। देखो सुनो 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 सुनो, है ना, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक टर्म थी नॉर्मेलिटी, और वहां पे हमने नॉर्मेलिटी छोड़ दी थी। क्यों, क्या बोल के छोड़ दी थी कि यार इसका जो कहानी है नॉर्मेलिटी की अलग ही चलती है, तो उसकी कहानी आज खत्म होने वाली है ना, आज हम लोग उसकी कहानी समझने वाले, और उसकी कहानी समझने के लिए हमें ये इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए, ठीक है। और मजे की बात यह है कि इक्विवेलेंट वेट आने के लिए हमें एक और चीज आनी चाहिए, मतलब चेन है ना, चेन है। इक्विवेलेंट वेट का पहले आप फॉर्मूला देखिए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देखिए। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास, ठीक है, एक मोल का मास, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, CO2 का 44, H2O का 18, अमोनिया का 17, है ना। मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने,
जो ये नीचे लिखा है, इस खिलाड़ी का नाम क्या है? इस खिलाड़ी का नाम है एन फैक्टर। इसको खिलाड़ी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा पूरी जो कहानी है ना, पूरी कहानी आगे रेडॉक्स की इसी पे ही बेस है, इसी पे ही बेस है, ठीक है। अच्छा, इसकी कहानी किस पे बेस्ड है? इसकी कहानी ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है, ठीक है। तो मेन है तो ऑक्सीडेशन नंबर ही है आपका इस चैप्टर का, है ना। उसके बाद अगर सेकंड मेन की बात करें तो दैट इज एन फैक्टर। इसको एक और नाम से बोला जाता है वैलेंस फैक्टर भी बोला जाता है, वैलेंस फैक्टर भी बोला जाता है। अब आगे का जो हमारा वीडियो रहेगा उस पे प्राइम फोकस हमारा एन फैक्टर पे रहेगा, एन फैक्टर पे रहेगा, ठीक है। चलो, क्योंकि देखो अगर एन फैक्टर निकालने आ गए ना यार आपको, बेटा मोलर मास तो पता है हमको, बचपन से पता है मोलर मास, उसको एन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। अब सीधी कहानी क्या है कि यार एन फैक्टर पे टारगेट करते हैं, ठीक है जी। चलो चलो, हेडिंग डालो, बड़ा बड़ा लिखो, एन फैक्टर, एन फैक्टर, एन फैक्टर। अब देखो एन फैक्टर हम लोग अलग अलग स्पीशीज का अलग अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। एन फैक्टर में आप लोगों को एसिड का निकालना सिखाऊंगा, बेसिस का, सॉल्ट्स का, चार्जेस का, एलिमेंट का, एक रिएक्शन आ गई तो कैसे निकालते हैं, मतलब एन फैक्टर की कहानी पूरी पूरी डिटेल में खत्म कर देंगे आज, है ना। पूरा एक साथ सारी चीज आपको एन फैक्टर की आ जाएगी, ठीक है। चलो, सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले भैया स्टार्ट होता है एसिड से। एसिड अगर समझ में आ गया तो बेस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। एसिड समझो, ठीक है। एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज, फॉर एसिड्स बात करें, एन फैक्टर इज नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन। मतलब देखो एसिड्स कौन होते हैं? जो H प्लस डोनेट करते हैं, और एसिड कौन होते हैं? जो OH माइनस एक्सेप्ट करते हैं। दो डेफिनेशन अभी आप लोगों को समझनी चाहिए एसिड की। एसिड एक होते हैं जो H प्लस डोनर होते हैं, और एसिड वो भी होते हैं जो OH माइनस एक्सेप्ट करते हैं। तो कितने H प्लस डोनेट कर रहा है और नंबर ऑफ OH माइनस आयन टेकन, मतलब कितने वो OH माइनस आयन ले रहा है, ये क्या होते हैं? उसका एन फैक्टर होता है। ये क्या होता है? इसका एन फैक्टर। कितने H प्लस दे सकता है या फिर कितने OH माइनस ले सकता है। एसिड्स की क्या डिफाइन होती है? एसिड्स की डिफाइन होती है बेसिसिटी, ठीक है। मतलब वो कितने H प्लस दे सकता है ना, वो उसकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है बेसिकली, है ना, ठीक है। अब जैसे देखो इसका एग्जांपल देखो, जैसे HCl कितने H प्लस दे सकता है? एक दे सकता है सर, एक दे सकता है ना। तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ते हैं इसको? H प्लस प्लस Cl माइनस में तोड़ते हैं ना। तो एक HCl एक H प्लस ही तो दे रहा है, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 1। एन फैक्टर कितना हो गया इसका? एन फैक्टर कितना हो गया सर? 1 हो गया, ठीक है। H2SO4 एन फैक्टर कितना हो गया सर? 2 दे सकता है ये, तो 2। HNO3 कितने दे सकता है? एक H प्लस दे सकता है, तो एन फैक्टर कितना? 1, ठीक है सर। और बताओ, और यहां देखो H3PO4 कितना एन फैक्टर, कितने H प्लस दे सकता है सर? 3 दे सकता है, तो 3। H3PO3 कितना एन फैक्टर सर? ये भी 3 दे सकता है। गलत, है ना। यहां से चीजें उल्टी हो रही हैं, ठीक है। तभी तो बोल रहे हैं ध्यान यहाँ लगाना है। एक्सप्लेन सारी चीज कर दूंगा। इसका एन फैक्टर कितना? 2। H3PO2 इसका एन फैक्टर कितना? 1। पहली बात तो सर ये समझ में आई कि बेटा जितने H प्लस दिख रहे हैं, जितने आपको हाइड्रोजन दिख रहे हैं, जरूरी नहीं एन फैक्टर भी उतना ही हो। सबसे पहली बात तो ये समझ में आई। सर कैसे निकालेंगे हम एन फैक्टर? इसके आपको स्ट्रक्चर पे जाना होगा। इसमें स्ट्रक्चर पे, तो देखो स्ट्रक्चर भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। H3PO4, तो P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ठीक है। ये है H3PO4 का स्ट्रक्चर। P डबल बॉन्ड O, OH, इधर OH और इधर H, और P डबल बॉन्ड O, इधर OH, इधर H और इधर H, ठीक है। अब देखो कौन कौन से हाइड्रोजन H प्लस की तरह निकल सकते हैं, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। वो हाइड्रोजन H प्लस की तरह निकल सकते हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो हाइड्रोजन H प्लस की तरह निकल सकते हैं जो डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है।
तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड कौन है, ये है, हाँ, तो H प्लस की तरह निकल सकता है, हाँ, ये H प्लस की तरह निकल सकता है, हाँ, ये H प्लस की तरह निकल सकता है, हाँ, तो कितने निकल सकते हैं, 3, तभी n फैक्टर कितना है, 3 है। ठीक है, अब इधर देखो, क्या ये H प्लस की तरह निकल सकता है, हाँ सर निकल सकता है, क्या ये H प्लस की तरह निकल सकता है, हाँ सर निकल सकता है, क्या ये निकल सकता है, नहीं ये नहीं, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये नहीं निकल सकता, लेकिन ये दो निकल सकते हैं। तो यहाँ पे n फैक्टर कितना, n फैक्टर कितना, 2। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ तो ये ही निकल सकता है एक, बस ये भी नहीं और ये भी नहीं, क्योंकि डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ नहीं जुड़े हुए, तभी n फैक्टर यहाँ पे कितना, 1। तो इनकी कहानी समझ में आ गई। अब इनको याद कैसे करना है, फॉस्फोरस के एसिड्स के लिए एक ट्रिक है, क्या, जितने ऑक्सीजन है कितने हैं, 4, n फैक्टर उससे एक कम है, 3, कितने ऑक्सीजन है, 3, n फैक्टर एक कम, 2, कितने ऑक्सीजन है, 2, n फैक्टर एक कम, 1। ठीक है, ये चीज समझ में आई। ठीक है, एक और आपका जो स्पेशल केस होता है एसिड्स में, वो होता है H3BO3 का, H3BO3 का, ये कौन है, ऑर्थो बोरिक एसिड, इसका नाम क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब देखिए इसको पता है और कैसे आपको कई बार लिखा हुआ मिल सकता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH होल थ्राइस, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, देखो ना, H3 3 H हो गए, BO3 H3BO3 ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। अब इसको आप बेस से कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, ये एसिड ही है, इसको आप BOH होल थ्राइस को भी ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्थोबोरिक एसिड को। ठीक है, अब देखो, अब कैसे काम करेगा ये, आपने क्या करा, ये बोरिक एसिड लिया, आपने क्या करा, इसे पानी में डाला, क्या करा, पानी में डाला, तो क्या होगा, पानी में कौन कौन प्रेजेंट होता है, H प्लस होता है और OH माइनस होता है, तो बोरिक एसिड क्या करता है, OH माइनस एक्सेप्ट करता है। देखो मैंने एसिड्स की दो डेफिनेशन बताई, एक तो है H प्लस देने वाला, एक OH माइनस लेने वाला, तो ये जो सारे एसिड हैं, ये वाले भी सारे कौन से हैं, H प्लस डोनर्स हैं, लेकिन बोरिक एसिड क्या करता है, OH माइनस ले लेता है पानी से। तो देखो इसने अगर एक OH माइनस ले लिया तो खुद क्या बना लेता है, ये बना लेता है, खुद क्या बना लेता है, ये, और पीछे क्या छूट गया, एक OH माइनस ले लिया, देखो ना वाटर में H प्लस था और OH माइनस था, तो बेटा ये तो वो ले गया, तो पीछे क्या बच गया, H प्लस, तो ये बच गया H प्लस, देखो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, H प्लस रिलीज हो गया, तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अब बताओ, एक बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल कितने H प्लस रिलीज कर रहा है, सर एक कर रहा है, तो n फैक्टर कितना होगा, कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा, जितना H प्लस रिलीज हो रहा है उतना ही n फैक्टर है, कितना H प्लस रिलीज हो रहा है, सर एक हो रहा है, एक हो रहा है, तो n फैक्टर भी कितना हो गया, 1। आया है इसका केस समझ में, केस समझ में आया है, केस समझ में आया है, क्लियर क्लियर। ठीक है, एक और नोट है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, एक एक पॉइंट के साथ, बहुत ध्यान से चीजें सुननी है, समझनी है। ठीक है, नोट क्या है, n फैक्टर फॉर अ सब्सटेंस, n फैक्टर फॉर अ सब्सटेंस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन, रिएक्शन पे डिपेंड करते हुए n फैक्टर वेरी कर सकता है। कैसे, देखिए 3 रिएक्शन लिखूंगा, शानदार तरीके से दिमाग में फीड हो जाएंगी बातें। देखो ठीक है, ये एक इक्वेशन आपको n फैक्टर बताना है H3PO4 का। ठीक है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, पहले इक्वेशन लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ। अगर कोशिश कर रहे हैं आपको तो बिल्कुल आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, करिए। ठीक है, करो करो ट्राई करो। ये रही आपकी 3 इक्वेशन। मतलब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि देखो H3PO4 का 3 अलग अलग एन फैक्टर आ सकते हैं। एन फैक्टर एक ही सब्सटेंस का अलग अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। कैसे, यहां देखो, यहां कितने आपको H प्लस दिख रहे हैं सर, 3 दिख रहे हैं। यहां पे कितने दिख रहे हैं सर, 2 दिख रहे हैं। देखो
एन फैक्टर है क्या? एन फैक्टर वो है कि कितने H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं, कितने H प्लस आयंस रिलीज हो रहे हैं, वो क्या है उसका एन फैक्टर। यहां पे बेटा कितने H प्लस है? 3। यहां पे कितने हैं? 2। बेटा रिएक्टेंट में थे 3, प्रोडक्ट में है 2, तो रिलीज तो एक ही हुआ ना यार। 3 लेके बैठे थे तुम इनिशियली, 2 अभी भी लेके बैठे हो, तो एक ही तो रिलीज करा है, एक रिलीज करा है, तो एन फैक्टर कितना है इस केस में? 1। इस केस में एन फैक्टर कितना है? 1 है। ठीक है सर। कितने लेके बैठे हो? 3। मतलब इनिशियली कितने लेके बैठे हो? 3। फाइनली कितने लेके बैठे हो? 1। तो बेटा कितने रिलीज करे होंगे? 2 रिलीज करे होंगे। 3 इनिशियली लेके आए थे, एक अभी भी मेरे पास पड़ा है, तो ऑब्वियसली 2 मैंने रिलीज कर दिए, तो एन फैक्टर कितना हो गया? 2। कितने लेके बैठे थे? 3। कितने लेके बैठे थे? 3। अब तो बेटा एक भी नहीं है, अब तो बेटा एक भी नहीं है, तीनों के तीनों चले गए, तीनों के तीनों चले गए, है ना। 3 ने आए थे और अब एक भी नहीं है, तो मतलब तीनों के तीनों रिलीज कर दिए, तीनों रिलीज कर दिए, तो एन फैक्टर 3। एन फैक्टर 3। एन फैक्टर एक ही सब्सटेंस का वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। अब डाउट क्या आएगा? अब डाउट यह आएगा कि सर देखो अभी अभी आपने H3PO4 का एन फैक्टर बताया 3, लेकिन अभी अभी आपने चेंज कर दिया कि देखो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो अगर रिएक्शन दे रखी है तो आप रिएक्शन के हिसाब से चलोगे, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दे रखी तो आपको मैक्सिमम बताना है। मैक्सिमम कितना हो सकता है H3PO4 का? 3। तो फिर आपको मैक्सिमम बताना है। अगर रिएक्शन नहीं दे रखी है तो मैं रैंडमली पूछ लूं H3PO4 में एन फैक्टर बताइए, तो कितना बोलोगे? 3। मैं रिएक्शन दे दूं, रिएक्शन दे दूं तो रिएक्शन के हिसाब से आप सोचोगे। क्लियर? क्लियर, कोई समस्या नहीं। ठीक है, एसिड हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, देखो एसिड हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बेस। दूसरा क्या है? बेस। अब इसका एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज, बेसिस कौन होते हैं? जो OH माइनस देते हैं या फिर जो H प्लस लेते हैं। तो एन फैक्टर इज नंबर ऑफ OH माइनस आयन गिवन, कितने OH माइनस आयन दे रहे हैं, और नंबर ऑफ H प्लस आयन टेकन, कितने H प्लस ले रहे हो या फिर कितने OH माइनस आयन दे रहे हो। ये क्या होता है इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर ये चीज क्या बोलते हैं? बेस की क्या डिफाइन होती है? एसिडिटी। पेट वाली नहीं, एक नाम है ना, एसिडिटी। एसिडिटी। ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ में आई? हाँ सर, ये चीज हमें समझ में आई। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल दिखाता हूँ यार मैं आप लोगों को, है ना, एग्जाम्पल दिखाता हूँ। कैल्शियम, या फिर चलो ऐसे सोडियम से स्टार्ट करते हैं। NaOH, कितने OH माइनस, कितने OH माइनस आयन दे सकता है? एक दे सकता है, तो एन फैक्टर कितना? 1। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने दे सकता है? सर 2 दे सकता है, एन फैक्टर कितना? 2। ठीक है, जैसे ही और भी ले लो, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितने दे सकता है? सर 3 दे सकता है, तो एन फैक्टर 3। ठीक है, KOH कितने दे सकता है? 1 दे सकता है, एन फैक्टर कितना? 1। NH4OH कितने दे सकता है? 1, तो एन फैक्टर कितना? 1। एन फैक्टर कितना? 1। ठीक है, ठीक है। हाँ, एक बार एसिड समझ में आ जाता है ना, उसके बाद चीजें आसान हो जाती है, उसके बाद चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, ये चीज आई समझ में? आ गई सर। तो देखो एसिड हो गया, बेस हो गया, तीसरा कौन है? सॉल्ट्स। तीसरा क्या है? सॉल्ट। तो सॉल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। यस, यस, ये क्या है? एन फैक्टर। देखो जो सॉल्ट होते हैं ना, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओवरऑल बात करें तो सॉल्ट क्या रहता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो एक सेकेंड, सॉरी। देखो सॉल्ट क्या रहता है? ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। तो सॉल्ट पे या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दीजिए या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज बता दीजिए। ठीक है, दोनों ही एक ही बात है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव क्या आना है? बराबर है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ, अब देखो, ठीक है,
तो सॉल्ट क्या होते हैं, ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बराबर। तो कुछ भी बता दो, जो कन्वीनियंस रहे वो बता दीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज बता दो या टोटल नेगेटिव चार्ज बता दो, वो उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है। जैसे सबसे पहला आया आपका, सपोज करो NaCl, निकालो जरा पॉजिटिव चार्ज कितना है। सोडियम कैसे एग्जिस्ट करता है, +1 की तरह। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, -1 की तरह। तो देखो पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1, नेगेटिव चार्ज कितना है, -1, बराबर है। हाँ, एन फैक्टर कितना होगा, 1। एन फैक्टर प्लस या माइनस नहीं होता है, इट इज जस्ट अ नंबर। पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, इट इज जस्ट अ नंबर। ठीक है, ठीक है, चलो, चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब जैसे और देखो, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे MgCl2, ठीक है। यहाँ पे चार्ज देखो, मैग्नीशियम कैसे एग्जिस्ट करता है, +2 में। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है, -1। क्लोरीन -2 मत कर देना, क्लोरीन -1 में ही एग्जिस्ट करता है। लेकिन बेटा कितने क्लोरीन है, 2। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, -1 इंटू 2 विच इज -2। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, +2। तो वो तो आना ही है, टोटल पॉजिटिव इज टोटल नेगेटिव। एन फैक्टर कितना हो जाएगा, केवल और केवल आप लिखोगे ये 2 नंबर है, केवल पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, ठीक है, चलिए और बताओ। Al2SO4 होल थ्राइस, ये है। एल्यूमिनियम किस में एग्जिस्ट करता है, +3 में। +3, ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो +3 इंटू 2, टोटल पॉजिटिव चार्ज +6। सल्फेट कैसे एग्जिस्ट करता है, SO4 2 माइनस, तो कितना है, -2। एक पे -2 है ना, ऐसे कितने हैं, 3, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -6। बेटा आना ही है, एक अगर +6 होगा तो दूसरा -6 होगा ही होगा। ठीक है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इज टोटल नेगेटिव चार्ज, एन फैक्टर इज व्हाट, 6। एन फैक्टर इज व्हाट, 6। क्लियर हो रही हैं चीजें, बताइए, आ गया समझ में, यहां तक कोई दुख दर्द नहीं। ठीक है, और देखो, एक और करो, एक और करो, एक सेकंड रुक जाओ, इसको ऐसे बढ़िया लाइन खींचेंगे, है ना। एक और करिए, एक और करिए। कौन सा करोगे, कौन सा करोगे, कौन सा करोगे, चलो ये करते हैं, ये करते हैं। ठीक है, ये आपका ये करो, ये करो, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, आई होप इट इज विजिबल। ठीक है, क्या करो, सॉल्ट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दो या टोटल नेगेटिव, जिसमें कंफर्टेबल हो वो बता दीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो बराबर आने ही आने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यार यहाँ पे ये होगी कि यार हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें सॉल्ट्स में जनरली हम कटायन और अनायन की बात करते हैं ना, तो आप आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। वाटर एक कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं उसमें ना, तो उसको आप पहले ही इग्नोर कर दो, उसको आप पहले ही इग्नोर कर दो। अब यहां पे आ जाओ, पोटेशियम कैसे एग्जिस्ट करता है, +1 में। ऐसे कितने हैं, 2 हैं सर, ऐसे कितने हैं, 2 हैं, तो यहां से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, +2। एल्यूमिनियम कैसे एग्जिस्ट करता है सर, एल्यूमिनियम +3 में करता है, और ऐसे कितने हैं, 2 एल्यूमिनियम है, तो यहां से टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। तो एक जगह से +2, एक जगह से +6, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज सर +8। ठीक है सर, ठीक है। अब जरा देखो टोटल नेगेटिव चार्ज, हमें पता है सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, 2 माइनस। तो यहां पे देखो कितने सल्फेट है सर, एक सल्फेट दिख रहा है, तो यहां से आया -2। यहां पे सर हमको 3 सल्फेट दिख रहे हैं, देखो 3 लिखा है ना, 3 लिखा है, 3 सल्फेट दिख रहे हैं, तो यहां से चार्ज आया -6। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना, -2 -6 विच इज -8। तो टोटल पॉजिटिव इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, तो एन फैक्टर कितना आ गया, सिंपली 8। एन फैक्टर कितना आ गया, 8। ठीक है, एक बात समझने वाली कि हम लोग इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कंसिडर नहीं करेंगे, और बाकी हम लोग बिल्कुल लेंगे, बाकी हम लोग बिल्कुल लेंगे। ठीक है, तो सॉल्ट का समझ में आ गया है, सॉल्ट का कैसे निकालते हैं इसी समझ में आ गई। ठीक है, और क्या बचा है, और क्या होता है, और होता है आपके जैसे सपोज करो चार्जेस हैं, अब तो बस बहुत आसान आसान से हैं, अब एक बार देख लीजिए। चार्जेस, अगर कोई चार्जेस आ गए तो उस पर एन फैक्टर क्या होता है, एन फैक्टर इज चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। एन फैक्टर इज चार्ज प्रेजेंट
ऑन इट, उस पे चार्ज कितना प्रेजेंट है वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। जैसे देखो यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे क्या है, एन ए प्लस, एन फैक्टर कितना है 1, एक चार्ज है ना, एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। जैसे सपोज करो एम जी प्लस 2, कितना चार्ज है 2, ए एल प्लस 3 तो कितना चार्ज है 3, तो 3, सी एल माइनस कितना चार्ज है -1 तो 1, -1 नहीं लिखेंगे, नंबर है वो सिर्फ, ओ 2 माइनस तो एन फैक्टर कितना 2। ठीक है, ठीक है, चार्जेस भी आगे समझ में, जितना चार्ज प्रेजेंट है वो ले लेंगे। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, एलिमेंट। बेटा एलिमेंट भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, तो एलिमेंट में एन फैक्टर क्या हो जाएगा, एन फैक्टर इज इट्स वैलेंसी, एन फैक्टर इज इट्स वैलेंसी, जितनी वैलेंसी लेके वो बैठा है। ठीक है, जैसे सोडियम कितनी वैलेंसी रहती है सर 1 रहती है, तो एन फैक्टर 1। मैग्नीशियम की कितनी रहती है सर 2 रहती है, तो 2। क्लोरीन की कितनी रहती है सर 1 रहती है, 1। ऑक्सीजन की कितनी रहती है 2, तो ये 2। कोई एलिमेंटल स्टेट में आ गया तो उसकी कितनी वैलेंसी है वो सीधा सीधा उसका एन फैक्टर हो जाएगा, एन फैक्टर सीधा सीधा ये हो जाएगा। ठीक है, तो आ रही है बात समझ में, क्या ये चीज़ क्लियर हुई है कि एसिड्स का कैसे निकालेंगे, बेसिस का कैसे निकालेंगे, सॉल्ट्स, चार्जेस, एलिमेंट, क्लियर, क्लियर, यहां तक कोई भी दुख दर्द समस्या नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो हमें आ गया, अब हम लोगों को एन फैक्टर रिएक्शन में भी निकालना आना चाहिए। ये तो हम लोगों ने एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के निकाले, इंडिविजुअली हम लोगों ने निकाले, ठीक है, लेकिन हमको एन फैक्टर रिएक्शन का भी निकालना आना चाहिए, एन फैक्टर फॉर रिएक्शंस, हमको एन फैक्टर रिएक्शन का भी निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, पहले तो फॉर्मूला समझो फिर उसका एप्लीकेशन देखिए। फॉर्मूला है एन फैक्टर एक रिएक्शन का इज समेशन, समेशन एडिशन करने वाले हैं, किसका करने वाले हैं, किसका करने वाले हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। चेंज लेना है ऑक्सीडेशन नंबर का और नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है और इन सबका क्या करना है समेशन। ये है आपका फॉर्मूला एन फैक्टर निकालने का। अभी देखेंगे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं KMnO4 से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं KMnO4 को, KMnO4 को ध्यान से देखना है ना, और जो अभी चीज लिखने वाले हैं, जो इक्वेशंस लिखने वाले हैं वो अल्टीमेटली आपको याद रखनी है, क्योंकि इन KMnO4 को K2Cr27 को कुछ टाइम बाद हम लोग टाइट्रेशन में भी यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये सारी जो इक्वेशंस हैं आपको ध्यान ही रखनी है। ठीक है, KMnO4 क्या है, KMnO4 इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज करता है सामने वाले को, तो खुद का क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। तो ये भाई जो रिडक्शन करता है ना, 3 मीडियम में रिडक्शन कर सकता है, 3 मीडियम में ये रिडक्शन कर सकता है। कौन से सर, सबसे पहले यार ये एसिडिक मीडियम में भी रिडक्शन कर सकता है, ये रिडक्शन कर सकता है एसिडिक मीडियम में रिडक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ये रिडक्शन न्यूट्रल मीडियम में भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये रिडक्शन बेसिक मीडियम में भी कर सकता है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, जो मैं अभी बता रहा हूं सारी चीजें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। अब देखो मैंगनीज की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। आप चाहें तो निकाल सकते हैं एक्स वाले मेथड से, +7 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम है वो +7 से कहाँ जाता है, वो जाता है +2 में। ये ध्यान रखना है कि एसिडिक मीडियम में मैंगनीज +7 से +2 जाता है, न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 जाता है, बेसिक मीडियम में +7 से +6 जाता है। अब आपको क्या निकालना है, इसका आपको निकालना है एन फैक्टर हर किसी रिएक्शन का। देखो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, देखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो चेंज कितना है, +7 से गए हो +2, कितने का चेंज है सर 5 का, इनटू नंबर ऑफ मैंगनीज एटम्स, मतलब जिसका चेंज हो रहा है उसी के एटम लेने हैं। तो यहाँ पे मैंगनीज के एटम कितने हैं सर, एक ही है, तो यहाँ पे इनटू 1 कर दो, तो एन फैक्टर कितना आ गया 1, सॉरी एन फैक्टर कितना आ गया 5 आ गया। चेंज बताओ इसमें न्यूट्रल मीडियम में +7 से गए हो +4, चेंज कितने का 3 का,
नंबर ऑफ एटम मैंगनीज के 1, कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 से कितना गए हो, +6 गए हो, तो n फैक्टर कितना, चेंज कितने का, 1 का, नंबर ऑफ एटम 1, n फैक्टर 1। तो आगे से तो ये जो वैल्यूज हैं 3, 5, 3 और 1, ये हमको ध्यान रखने के। एसिडिक मीडियम में उसका n फैक्टर 5, KMnO4 का, न्यूट्रल में 3, बेसिक में 1। आया समझ में, आया निकालने आया, ठीक है। एक और करेंगे, चलिए ये करिए, ये आपका K2Cr2O7, ठीक है, ये जा रहा है क्रोमियम +3 में, ठीक है। ये K2Cr2O7 भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चाहो तो लिख लो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऐसे ही ये भी क्या है, KMnO4 भी क्या है, सॉरी K2Cr2O7 भी क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो KMnO4 तो एसिडिक मीडियम में भी काम करता है, न्यूट्रल में भी, बेसिक में भी, ठीक है। लेकिन K2Cr2O7 ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, न्यूट्रल बेसिक इसमें नहीं करेगा, केवल एसिडिक मीडियम में। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +6 आएगी। जरा यार इसका एन फैक्टर लिख के बताना मेरे को, मैं तब तक आप लोगों के लिए और क्वेश्चन निकालता हूँ। इसका जरा एन फैक्टर बताइए मेरे को, एन फैक्टर बताइए जरा इसका, ठीक है। एन फैक्टर बताइए, कैसे निकालोगे, देखो चेंज कितने का है, +6 से जा रहे हो +3, बेटा चेंज कितने का है, 3 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो क्रोमियम का चेंज हो रहा है ना, कितने नंबर ऑफ क्रोमियम एटम, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोगों को इन सारे अदर एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि सर इनका क्या हुआ, पोटेशियम कहाँ गया, ऑक्सीजन कहाँ गया, तो यहां पे मैंने अभी एक बहुत आधी रिएक्शन लिखी है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं पे आपके और आयंस होंगे जो पोटेशियम और ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होंगे, है ना, लेकिन हमको उससे मतलब है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। तो किसका हो रहा है, क्रोमियम का हो रहा है, तभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रोमियम पे ही खेला है। चेंज कितने का, +6 to +3, 3 का चेंज। नंबर ऑफ क्रोमियम एटम कितने दिख रहे हैं बेटा, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर। और करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, H2O2, ठीक है, ये जा रहा है सपोज करो O2 में, एंड H2O2 ये जा रहा है H2O में। चलो करो, सोचना है, ऑक्सीजन का निकालो। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1, यहाँ पे कितना आएगा, 0। चेंज कितने का दिख रहा है सर, -1 से 0, चेंज तो 1 का ही, चेंज देखना है आपको, चेंज -1 से 0 कितने का, 1 का चेंज, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2, क्या आ गया, 2। यहाँ पे अगेन -1 में, यहाँ पे अगेन -2 में आएगा, यहाँ पे वाटर में ऑक्सीजन -2 रहता है, ठीक है। देखो मैं अभी इतनी तेजी से निकाल पा रहा हूँ कि देखते से ही पता चल जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपको भी आ जाएगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी आप भी ऐसे फटाक से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगोगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते हुए चलो, -1 से जा रहा है -2, अगेन चेंज कितने का, 1 का, इनटू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, देखो कितने, 2। हमेशा रिएक्टेंट साइड देखना है आपको, हमेशा जिसका एन फैक्टर निकाल रहे हो ना आप, उसमें नंबर ऑफ एटम्स देखने हैं, कितने हैं, 2, अरे कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 2 आ गया, ठीक है। एक और करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ये बताओ, फेरस ऑक्सलेट FeC2O4, नाम क्या है ना, इसको ऊपर लिखते हैं, नाम क्या है, फेरस ऑक्सलेट, सोचना जरा कैसे निकालोगे। अच्छा पहले इसमें मैं चलो ये बता देता हूँ क्या क्या बन रहा है। ये बन रहा है Fe+3 एंड CO2। वीडियो पॉज करिए, एन फैक्टर निकालने की कोशिश करिए। क्या करोगे, पहले तो आप इसको आप पहले तो आयंस में तोड़ोगे, कैसे, एक तो है ऑक्सलेट आयन C2O4 2 माइनस, है ना, ये था आपका ऑक्सलेट आयन, और इसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, आयरन, तो आयरन पे कितना चार्ज होगा, Fe+2, तभी तो बैलेंस हो रहा होगा यार, यहाँ पे +2, यहाँ पे -2, तभी चीजें क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है। तो आयरन का तो मुझे पता चल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, ठीक है।
कार्बन का निकाले, हाँ सर, 2 कार्बन है बिल्कुल 2x, 4 ऑक्सीजन है 4 इंटू -2 इस टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज इज -2, x कितना आ गया +3, ठीक है। कार्बन पे यहाँ पे कितना है +3, ऑलराइट, यहाँ पे ये हो गया इसका +3 और CO2 में कार्बन का होता है +4। तो देखो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, आयरन की भी लिख दी, कार्बन की भी लिख दी, दोनों तरफ। अब क्या करना है हमें, अब हमें करना है एन फैक्टर निकालना है। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, एन फैक्टर निकालना है। अब कैसे निकालना है, देखो क्या फॉर्मूला था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, इसका समेशन लेना है आपको। तो देखो कैसे निकालोगे ऐसे केसेस में, आप निकालोगे, यहां पे पहले आप देखोगे आयरन किस से किस में जा रहा है, +2 से जा रहा है +3। मुझे पहले ये बताओ चेंज कितने का है सर, +2 से +3 जा रहा है तो चेंज तो 1 का है, ठीक है, चेंज है 1 का, इनटू नंबर ऑफ आयरन एटम, कितने आयरन एटम दिख रहे हैं, 1 दिख रहा है, 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ठीक है। अच्छा सर यहां पे देखिए जरा, यहां पे देखिए ऑक्सीजन का भी तो चेंज हो रहा है, सॉरी कार्बन का भी तो चेंज हो रहा है, +3 से कहां जा रहा है, +4 जा रहा है। तो यहां पे क्या केस बन रहा है, यहां पे बन रहा है ये केस, यहां पे बन रहा है ये केस, है ना। अब देखो यहां पे सर हो रहा है +3 से जा रहा है +4, कितने का चेंज है सर, चेंज तो है 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम्स, किसके, कार्बन के, कितने हैं 2, तो 1 इंटू 2, तो टोटल चेंज कितने का है बेटा, एक जगह 1 का चेंज, एक जगह 2 का चेंज है, तो टोटल जो एन फैक्टर आ रहा है दैट इज 1 + 2 विच इज व्हाट 3। तो FeC2O4 फेरस ऑक्सलेट, इसका जो एन फैक्टर आया है वो कितना है, 3 आया है, कितना है 3, निकाल लोगे अब बताइए। तो इस तरीके से एन फैक्टर निकाला जाता है, क्लियर, ठीक है। एक और चीज सिखाएं आपको, चलो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखो। एन फैक्टर देखो ये अभी वापस आएगा ना, ये सारी चीजें जो हैं अभी हम लोगों को टाइट्रेशन में वापस यूज करनी है। एन फैक्टर इन डिस्प्रोपोर्शनेशन, रिएक्शन, ठीक है। इसमें एन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, याद देखिए, पहले रिएक्शन लिख देता हूं एक, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन लिख देते हैं। जैसे पूछ करो Cl2 OH- ले लिया और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया, तो प्रोडक्ट ध्यान है आपको, प्रोडक्ट ध्यान रखने हैं, है ना, डायरेक्ट सवाल पूछते हैं आप लोगों से कई बार कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, Cl- + ClO3-, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकलो, यहाँ पे बेटा 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे +5, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या लग रहा है, 0 से जा रहे हो -1, दिस इज रिडक्शन, ठीक है। यहां पे 0 से जा रहे हो +5, तो दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, एक रिडक्शन हो गया और एक आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो सपोज करो इस रिडक्शन वाले एन फैक्टर को मैं बोल देता हूं N1, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप N2 भी लिख सकते हो, मैंने सपोज करो बोल दिया N1 बोल दिया, ठीक है, मैंने क्या बोल दिया, N1 बोल दिया। अब इस इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन का, Cl2 जा रहा है Cl- में, अब बस मुझे इसका एन फैक्टर निकाल के बता दो, और कुछ भी नहीं। कैसे निकालोगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम, चेंज कितने का बेटा, 0 से जा रहे हो -1, चेंज कितने का है, 1 का, इनटू नंबर ऑफ एटम कितने दिख रहे हैं बेटा, 2 दिख रहे हैं ना यार सर, 2 क्लोरीन है, तो इनटू 2, तो एन फैक्टर इसका कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। N2 मैं मान लेता हूं एन फैक्टर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन का, है ना, आप चाहो तो N1 भी मान सकते हो, X भी मान सकते हो, Y भी मान सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जरा इसका बताना कितना होगा, अब तो निकाल लो यार, अब तो निकाल लो, चेंज कितने का है, 0 से +5, तो चेंज कितने का है सर, 5 का, इनटू नंबर ऑफ एटम, सर नंबर ऑफ एटम्स तो क्लोरीन के 2 ही लग रहे हैं, इनटू 2, एन फैक्टर कितना आ गया, इसका 10 आ गया। अब अगर आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर निकालना है, तो जो टोटल एन फैक्टर आता है वो क्या आता है, वो आता है N1 इंटू N2 अपॉन N1 + N2, मतलब जो दोनों एन फैक्टर्स आए हैं पहले मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऐड करो। कैसे करोगे, कर दो यार, अब तो क्या है ये, मतलब
मतलब 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 10, तो 20/12 विच इज 5/3, विच इज 5/3। आई है बात समझ में, आई है बात समझ में। ये किसका निकला है? इनफैक्टर, इनफैक्टर एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का निकला है। ये ध्यान है, हम इनफैक्टर क्यों निकाल रहे थे? इनफैक्टर बेटा हम क्यों निकाल रहे थे? इनफैक्टर हम निकाल रहे थे इसके लिए, किसके लिए भूल गए हैं? इनफैक्टर जो निकाला जा रहा था वो निकाला जा रहा था इक्विवेलेंट वेट के लिए। कि भैया इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमको सबसे मेन, तो क्योंकि मोलर मास तो हमें बचपन में ही निकालना आ गया था, एन फैक्टर हमें अब आ चुका है, पूरा एन फैक्टर हमको आ गया, पूरा जितना एन फैक्टर हमको आना चाहिए था, जितना हमको रिक्वायर्ड है, सारा एन फैक्टर एक ही बारी में निकाल लिया हमने। सर अब तो क्या करना है? मोलर मास को एन फैक्टर से डिवाइड करना है। मेरे पास क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, और इस इक्विवेलेंट वेट को ही मैं कहां लेके जाने वाला हूं? नॉर्मैलिटी में। नॉर्मैलिटी थी ना, ठीक है मतलब, है ना? तो इसको नॉर्मैलिटी की तरफ लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है? आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट का फंडा, इक्विवेलेंट वेट का फंडा ये हो गया, ठीक है? देखो एन फैक्टर यार हम लोगों ने पूरा कर लिया है ना, और हमने ऑक्सीडेशन नंबर भी सीख लिया है। तो जो ये वाला जो आपका वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, क्योंकि इसमें हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं, एक तो ऑक्सीडेशन नंबर और एक एन फैक्टर, ठीक है? अब चलिए नेक्स्ट वीडियो से ही क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट कराता हूँ आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, फिर वहां से नॉर्मैलिटी, और फिर वहां से टाइट्रेशन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, और फिर टाइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, ठीक है? तो चलो इस पर्टिकुलर वीडियो को इतना ही रोकते हैं। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।